हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2022 का जो है प्रश्न पत्र करने वाले हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये है विज्ञान सब्जेक्ट, जो कि पेपर नंबर 3 है। अगर इसमें आपके पूर्णांक की बात करें तो 25 नंबर का पेपर आता है और 1 घंटे का जो है पेपर आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो है 5 प्रश्न पूछा जाता है और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 25 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं, 2016 का पेपर, 2017 का, 19 का, 20 का, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। कैलोरी होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है या मिलीग्राम होता है। तो अगर हम बात करें ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें ये कार्य का मात्रक W बराबर एफ इंटू डी होता है। तो एक जूल का अगर परिभाषा देना चाहे, एक जूल बराबर एक कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन कार्य करने की दर को जो है एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होगा। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि एक जूल जो है किसे कहते हैं, तो एक जूल जो है वह मात्रा होती है जो यफ यहाँ पे न्यूटन हो गया, एक न्यूटन द्वारा वस्तु को जो है एक मीटर विस्थापित किया जाता है, तो उससे जो है वो एक जूल के बराबर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैलोरी होता है, कैलोरी की अगर बात करें तो यह जो है एक अन्य मात्रक होता है जो सामान्यतः ऊर्जा मापने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह जो है कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। जो नासा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में या यूरोपीय संघ में, वाशिंगटन डीसी में। तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी नासा का स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगर इसको हम विस्तार से देखें इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने एग्जाम रद्द बैच में कराया था। यहाँ पे अगर नासा की बात करें तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका लोगो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लोगो है नासा का। इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है मुख्यालय स्थित है। अगर इसका उद्देश्य क्या होता है ये देखें तो अंतरिक्ष और वायुमंडल से संबंधित जो शोध, विकास और मिशनों का जो है ये संचालन करता है, और पृथ्वी और अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए जो है स्पेसक्राफ्ट और रोबोटिक मिशन भेजता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है नई खोज और नवाचार करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नासा का मुख्यालय स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस प्रकार से हमने जो है एग्जाम रद्द बैच में कराया था टॉपिक बाय टॉपिक, और उसके बाद में उस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ये सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साइंस का प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस को जो है नोबेल गैस भी कहते हैं। ये जो निष्क्रिय गैस होता है, तो निष्क्रिय गैस मतलब होता है नोबेल गैस, नोबेल गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सा जो है तत्व आते हैं। इसमें जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया,
जीनान हो गया और उसके बाद में रेडान हो गया। अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ये होता है हीनिया किरीजीरे, ठीक है? ये हीलियम, नियान, आर्गन, ये बड़ा आ रहेगा, हीनिया यानी हीलियम, नियान, आर्गन, उसके बाद में क्रिप्टान हो जाएगा, ज़ीनान हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? रेडान हो जाएगा। तो ये आपका जो है, ये अक्रिय गैस याद करने का जो है ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब अक्रिय गैस मतलब होता है कि लास्ट कोर्स में जो है, उनका अष्टक ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट रहे। ये जो है ये अस्थाई होते हैं इनर्ट गैस, और उसके साथ में ये रासायनिक अपक्रिया में जो है भाग नहीं लेते हैं। ये जो है भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये अस्थाई होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में वही भाग लेते हैं जो अस्थाई होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है हमको बताना है कि लास्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट रहेंगे। तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे जो है लास्ट कोर्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी 2 और 8। अब यहाँ पे 2 8 किसका दिया है? जो नियान होता है, नियान का 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो इस प्रकार से 2 और 8 हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ 4 नंबर की बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन डी। तो सबसे पहले हमने ये प्रीवियस जो है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में हमने बताया था, जो पिछले 2019 का पेपर कराया था, उसमें बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन का ट्रिक, तो ये KEDA होता है, और इसके अलावा जो भी विटामिन रहेगा वो जो है जल में घुलनशील रहेगा। तो यहाँ पे ये है, बी ऑप्शन में नहीं है, और उसके बाद में सी नहीं है, तो बी और सी आप खोज लीजिए। तो के हो गया यहाँ पे, उसके बाद में KEDA, ये सभी वसा में घुलनशील होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो दिया है, ये विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे 4 हो गया, विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद में 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उसकी विशेषता क्या होती है? तो ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार जो है अनिश्चित होता है। तो अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो ये जो है पुनः निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है? तंत्रिका कोशिका जो होती है ये पुनः जो है निर्मित नहीं होती है। तो ये जो है आप अक्रिय गैस का जो है हीनिया किरीजीरे आप ट्रिक याद कर सकते हैं, और ये वसा का जो है कीड़ा, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर डेलेट की बात करें तो सब में जो वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है कि तंत्रिका कोशिका को जो है न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है? ये कोशिकाएं जो है शरीर में सूचना के संचार, यानी ये सूचना सूचना के संचार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कार्य करती है। और एक बार जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, यानी एक बार अगर नष्ट हो गई तो दोबारा ये जो है पुनः निर्मित नहीं होती है, यानी पुनः निर्मित नहीं होती है, ठीक है? पुनः निर्मित जो है ये नहीं होती है। उसके बाद में इसका मुख्य कार्य होता है कि संकेतों को विद्युत आवेश के रूप में जो है मस्तिष्क तक जो है पहुंचाना, इसका ये मुख्य कार्य होता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या था कि एमएस के एमकेएस पद्धति में जो है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ये ऑप्शन हो गया, जूल हो गया। अब इसमें जो है विस्तार से अगर आप लोग इसका पढ़ना चाहें तो यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 जूल क्या होता है कि 1 जूल वह मात्रा होती है जो 1 न्यूटन बल द्वारा वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नासा के बारे में विस्तार से दिया है, नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। व्याख्या यहाँ पे नासा का फुल फॉर्म दिया है, उसके बाद में मुख्यालय दिया है, नासा का स्थापना कब हुआ था,
तो ये जो है पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग जॉइन कर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो है निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस यानी नोबेल गैस भी कहते हैं, यानी यहाँ पे जितना भी हमने बताया है सब कुछ यहाँ पे टाइप है। तो इसमें मेहनत बहुत लगता है और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये टाइपिंग कराने में जो है बहुत ही मेहनत लगता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का रहता है, सभी का जो है फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है, उसे जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यह जो है किसी वस्तु की गतिशील अवस्था के कारण जो है जो ऊर्जा रहती है उसे जो है जो गति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे गतिशील ऊर्जा कहते हैं, यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलते हुए वाहन की ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा रहेगी ये गतिशील ऊर्जा रहेगी। अब यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए, ये लगभग हर पेपर में जो है आपके एग्जाम में 2016, 2017, 19, 20, ये 22 में भी आ गया है, ठीक है। तो सौरमंडल के ग्रह इस प्रकार है, जैसे बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। यहाँ पे अगर पूछ ले कि बुध के सबसे नजदीक ग्रह का नाम है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम है बुध, और उसके बाद में अगर ये पूछ ले कि किसके पास जो है इसका अपना उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह जो है यहाँ पे बुध और शुक्र के पास नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर में दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविन ने किया था, 1932 में किया था, ठीक है। अगर इसको जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें अगर ट्रिक आप लोग देखना चाहें तो ईटा पर नाच, ठीक है। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और टा मतलब होता है थॉमसन। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, ये रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड। उसके बाद में ना मतलब न्यूट्रॉन हो गया, चा मतलब चैडविक हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये आप लोग ट्रिक से, ये आपका ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करने का ट्रिक। यहाँ पे दिया है कि जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। जो जीवाणु से होते हैं उनका नाम लिखना है। जो क्षय रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, ये दोनों रोग जो है जीवाणु से होते हैं, ठीक है। तो यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, और यहाँ पे जीवाणु का नाम है अगर ये पूछ ले, ठीक है, कौन से जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और सेल्मोनेला टाइफिया जीवाणु से होता है, ये टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में क्या अंतर होता है। तो अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो वनस्पति कोशिका होता है और प्राणी कोशिका होता है, इन 2 अंतर केवल लिखना है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो वनस्पति कोशिका में जो है सेलुलोज से बनी होती है, जो वनस्पति कोशिका होती है, पेड़ पौधे, वो जो है सेलुलोज से बनी होती है और बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें जो प्राणी कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, जबकि जो प्राणी कोशिका होता है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर की हम बात करें तो 11 नंबर में दिया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो समस्थानिक समस्थानिक एक समभारिक होता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें जो है परमाणु क्रमांक आपका जेड का नंबर जो है, जेड का नंबर वो समान रहता है, और जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है इसमें जो है असमान रहता है, ठीक है। तो ये हो गया समस्थानिक। आइसोटोप जिसे कहते हैं, परंतु उनके परमाणु द्रव्यमान जो है अंतर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3,
यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से हमारा अतलग उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया, जो कि 25 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर की बात करते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होते हैं? तो ऊर्जा को जो है, ये आप सभी लोगों को पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से जो है अनदर रूप में जो है चेंज किया जा सकता है। अर्थात किसी बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा सदैव जो है, जो ऊर्जा रहती है वो सदैव स्थिर रहती है, ठीक है? अगर उदाहरण की बात करें तो एक झूलते हुए पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। झूलते हुए पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन उसमें जो कुल ऊर्जा होता है वो कुल ऊर्जा हमेशा बराबर रहता है। यानी कुल ऊर्जा की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है हमेशा स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अगर हम यहाँ पे ज्वालामुखी क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी एक भूवैज्ञानिक घटना होता है, ठीक है? जिसमें पृथ्वी की सतह के नीचे से लावा हो गया, गैस हो गया और राख विस्फोट के रूप में जो है बाहर आते हैं। यानी पृथ्वी के नीचे से जो लावा, गैस और राख है, विस्फोट के रूप में जो है, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के रूप में लावा, गैस और राख जो है पृथ्वी के बाहर आते हैं। अगर हम ज्वालामुखी की प्रकार बात करें तो यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी होता है, ठीक है? अब यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो जो वर्तमान में जो है विस्फोट कर सकता है या कर रहा है, उसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो माउंट एटना, जो कि इटली में पाया जाता है, माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम सुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वर्तमान में जो है निष्क्रिय है, लेकिन भविष्य में जो है वह कभी भी विस्फोट कर सकता है। जैसे माउंट फूजी, और ये जापान में स्थित है। मृत ज्वालामुखी क्या है कि जो कभी भी जो है विस्फोट नहीं करता है। जैसे कोहला ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम देखें कि मानव जीवन पर जो है इस ज्वालामुखी का प्रभाव क्या होता है, तो विस्फोट के कारण जो है भूमि और संपदा जो नष्ट हो जाती है, ठीक है? जो संपदा वहाँ के लोग रहते हैं, जो घर रहता है, ये सभी नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद में जो ज्वालामुखी से राख जो निकलता है, गैस निकलता है, राख निकलता है, इसके द्वारा सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है, ठीक है? और मृदा की उर्वरता में जो है वृद्धि हो जाती है, जिससे कृषि को जो है लाभ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मृदा की उर्वरता में जो है वृद्धि हो जाती है, जिसके द्वारा कृषि को जो है लाभ होता है। उसके बाद में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित बताना है, यानी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज को एग्जाम्पल के सहित बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो यह वह परिवर्तन होता है जिसमें उल्टा जा सकता है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है? और पदार्थ अपनी मूल अवस्था में जो है लौट सकता है। जैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आप बर्फ हो गया कोई, इसमें जो है ऐसे जैसे बर्फ हो गया, बर्फ का जो है पानी में बदलना। ये बर्फ जो है, अगर बर्फ का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर अगर बर्फ का अधिक कर दें तो ये पानी में बदल जाएगा, और पानी का टेम्परेचर अगर कम कर दे तो ये बर्फ में बदल जाएगा। तो ये जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बर्फ का पानी में बदलना और फिर से बर्फ का बन जाना। अगर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की बात करें तो इसमें जो है यह परिवर्तन उलट नहीं सकता है, यानी ये ही डायरेक्शन में जो है ये चलता है। अगर यहाँ पे हम कोई कागज शीट लेते हैं और इसको जो है जला देते हैं, ठीक है? कोई कागज शीट लिया और इसको जला दिया, तो ये जो है राख के रूप में इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये राख के रूप में इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। लेकिन राख के द्वारा आप एक कागज, पेपर, यानी पेज आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ओनली वन डायरेक्शन में जो है, ये जो अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होता है, ये केवल एक डायरेक्शन में होता है। ये एक डायरेक्शन का साइन है, चिन्ह है, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो डबल डायरेक्शन का होता है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे कागज का जलना हो गया और अंडा उबालना हो गया। उसके बाद में हम 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है, और अम्ल वर्षा का
मछली, मृदा और पौधों पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है और NO2 होता है, जलवाष्प के साथ जो है मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बनाते हैं। जलवाष्प यहाँ पे हो गया, जलवाष्प के साथ जो है मिलकर H2SO4 बनाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के रूप में जो है धरती पर गिरते हैं। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो मछलियाँ, यहाँ पे पूछा गया मछलियाँ, मृदा और पौधों पर प्रभाव। तो हम मछलियों पर प्रभाव देखते हैं। तो जल में जो है अम्लता बढ़ने से मछलियों की जो है मृत्यु हो जाती है। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा की उर्वरता घट जाती है, ठीक है? जिससे पौधे के विकास में जो है बाधा होती है। और अगर पौधों की बात करें तो इससे जो होता है, पत्तियाँ जो होती है वो झुलस जाती है और उनका विकास जो है रुक जाता है। पत्तियाँ जो होती है ये झुलस जाती है और उनका विकास रुक जाता है। इस प्रकार से हमने 15 अम्ल वर्षा के बारे में देखा। उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंकाल तंत्र है। इसी को कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है? अगर यहाँ पे इसके कार्य की बात करें तो ये कार्य हो गया। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये आकृति प्रदान करता है। या शरीर को जो है एक निश्चित आकार और संरचना जो है प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह आंतरिक भागों की जो है सुरक्षा करता है, जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करता है, ठीक है? संचलन में सहायक, तो मांसपेशियों हड्डियों से जुड़ी होती है। जो मांसपेशियाँ होती हैं, आपका मसल्स होता है, वो हड्डियों से जुड़ी होती है, जिससे शरीर की जो है गति संभव होती है। अगर रक्त निर्माण की बात करें तो हड्डियों के भीतर जो अस्थिमज्जा होती है, बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। कहाँ पे? अगर ये भी एग्ज़ाम पूछ सकता है कि शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है? तो बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में जो है निर्माण होता है। खनिज संग्रह की बात करें तो हड्डियाँ जो है कैल्शियम हो गया और फास्फोरस हो गया, जैसे खनिजों से जो है संग्रह होता है, यानी दोनों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में हम 17 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा जो इरोजन होता है उससे आप क्या समझते हैं? इसके कारण को बताना है और रोकने के उपाय को पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा अपरदन से आप समझते क्या हैं? तो मृदा अपरदन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जल हो गया, वायु हो गया और अन्य कारकों के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, ये मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है, ये बहकर जो है किसके द्वारा? जल के द्वारा, वायु के द्वारा या इसके अलावा अन्य किसी कारक द्वारा, ये मिट्टी की ऊपरी परत जब बहकर जो है ये बहाव होता है, तो जिससे मृदा की उर्वरता जो है कम हो जाती है। यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कारण और रोकने के उपाय। तो हम कारण देखते हैं, उसके बाद में रोकने के उपाय देखते हैं। यहाँ पे कारण में दिया है कि वनों की कटाई, जो वनों की कटाई करते हैं उसके द्वारा भी जो है मृदा अपरदन होता है, क्योंकि ये जो है मृदा को जो है ये कटने से रोकते हैं। अत्यधिक चराई, जलवायु परिवर्तन जो होता है और उसके बाद में बाढ़ और बारिश, ठीक है? के कारण इन सभी कारणों से जो है मृदा का अपरदन होता है। अगर इनको रोकने के उपाय देखें, तो यहाँ पे जो पेड़ को काटे हैं उसको जो है वृक्षारोपण करें, यानी वृक्ष को लगाएँ। पेड़ मिट्टी को जो है बाँध कर रखते हैं। यहाँ जैसा कि हमने बताया पेड़ जो है मिट्टी को बाँध कर रखते हैं। ये जो है मृदा अपरदन नहीं होने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि जल संरक्षण तकनीकी, खेतों में जो है छतबंदी और बहाव को रोकने के लिए उपाय, ठीक है? जल संरक्षण तकनीक और टेरेस फार्मिंग, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीढ़ी-नुमा खेती होती है उसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद में अस्थायी खेतों के तरीके अपनाना, जो अस्थायी होते हैं उनसे प्रकार के तरीके अपनाना, क्योंकि अस्थायी खेत मतलब होता है एक जगह जो है उत्पादन करना बार-बार। उसके बाद में यहाँ पे नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि तंत्रिका ऊतक का जो है नामांकित चित्र बनाना है, यानी नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है और तथा इसके कार्य के बारे में लिखना है। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं ये केंद्रक हो गया और उसके बाद में ये कोशिका काय हो गया, ठीक है? दुर्मिका ये होता है और तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिका का जो है ये अंतिम सिरा होता है। उसके बाद में तंत्रिका ऊतक के बारे में हम देखें तो न्यूरॉन, ठीक है? तंत्रिका तंतु हो गया इसमें, अक्षतंतु हो गया और कोशिका जो है शरीर, सेल बॉडी से जो है बना होता है। अगर इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो यह शरीर के ऊतक को सूचनाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है
और उसके बाद में अगर यह तंत्रिका कोशिका जो है न्यूरॉन्स के माध्यम से यानी विद्युत संकेतों के माध्यम से जो है मस्तिष्क मस्तिष्क, रीढ़ और अन्य अंगों तक जो है पहुँचाता है, जिससे शरीर में जो संवेदी और मोटर गतिविधियों का संचालन होता है, ठीक है? तो इसके अलावा आप लोग जो है अन्य पेपर देखना चाहें तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे 2016 का पेपर हमने कंप्लीट किया है, 2017 का, 19 का, 20 का और ये 2022 का पेपर है। इसके बाद हम लोग 2023 का पेपर करेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक कर सकते हैं और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक-एक पॉइंट जो है खोज कर उसको जो है यहाँ पे टाइपिंग करो तो उसमें मेहनत लगता है, ठीक है? तो आप लोगों की क्लास के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो है बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग जो है चैनल को अगर लगता है कि इसमें मेहनत किया गया है, ठीक है? कोई पॉइंट इसमें बचता नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पे बिल्कुल आपको विस्तार में यानी सब कुछ यहाँ पे फ्री में जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी इसका पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को सभी क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग 2023 का प्रश्न पत्र जो है अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।